हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई का चौथा शौर्य। पूरक पठन। कवि भूषण। विभाग 1 में मैंने आपको प्रथम छंद और द्वितीय छंद की जानकारी दी थी। प्रथम कविता में शिवाजी महाराज और उसकी शिवाजी के युद्ध भूमि के पराक्रम का वर्णन किया गया है और द्वितीय कविता में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुर्गुणी सेना के युद्ध स्थल के लिए प्राणायण का वर्णन किया है। अब मैं आपको तीसरे कविता में कवि भूषण ने यहाँ यह स्पष्ट किया है कि जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ वहाँ शिवाजी अपना दावा पेश करते हैं। यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहुत के कुल पर, दावा सब पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड महीमंडल में, रवि को दावा जैसे रविन किरण समाज पे, पूर्व पश्चात देश दक्षिण ए उत्तर लो, जहाँ पातशाही यहाँ दावा शिवराज को, जहाँ पातशाही यहाँ दावा शिवराज को। गरुड़ का अर्थ है एक पक्षी का नाम है, दावा यानी अधिकार, पश्चात यानी पश्चिम, नाग यानी सर्प, जू यानी समूह, पुरहुत यानी इंद्र या पुरंदर, पश्चिम यानी पक्षियों, गोल यानी समूह, मही यानी पृथ्वी, रवि यानी सूर्य, पश्चात यानी पश्चिम, पातशाही यानी बादशाही। प्रस्तुत कविता के आधार पर युद्ध भूमि में शिवाजी के पराक्रम का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का एक ऐसा आतंक छाया है कि वे मोर्चे की आड़ लेकर भी युद्ध नहीं कर पा रहा है। शत्रु की कमजोरी का अनुमान कर शिवाजी अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं। यहाँ पर शिवाजी महाराज उन्होंने जो पराक्रम किया है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। फिर वे तुलना करते हैं गरुड़, यानी कि मैंने आपको बताया था गरुड़ यहाँ पर एक पक्षी का नाम दिया गया। जिस प्रकार से गरुड़ नागों पर अपना दावा यानी अधिकार प्रस्तुत करता है, शेर हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, इंद्र पहाड़ों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, बाज पक्षी अन्य पक्षियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार भूषण कवि के अनुसार शिवाजी भी पूरी धरती पर जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ वहाँ अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तो कवि यहाँ पर भूषण हमें बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि शिवाजी स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं और जैसे शिवाजी का जैसे ही आदेश पाते हैं उनके पूरे सैनिक मूंछों की ताव पर देते हुए कंगारू पर पाँव देते हुए दुश्मन को घायल करते हुए और वह किले में वहाँ पर कूद पड़ते हैं और वह सैनिकों को मार देते हैं। इनकी यहाँ पर मुगलों मुगल जहाँ जहाँ है वहाँ शिवाजी अपना दावा पेश करते हैं। चौथी कविता में कवि ने मुगलों की बेगमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। चौथा छंद में कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है, भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नग्न जड़ाती तेवे नग्न जड़ाती है। शब्दार्थ। मंदिर यानी स्वर्ग, यहाँ अर्थ स्वर्ग जैसे वातावरण में, घोर मंदिर यानी कि घनघोर जंगल से युक्त पर्वत, कंद मूल फल फूल, भोग करे यानी कि सेवन करे, 3 बेर यानी 3 बार, 3 बेर का यहाँ पर दो अर्थ बताया। 3 बेर, बेर के 3 फल, यहाँ पर 3 बेर और 3 बेर तीनों के 3 बेर दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग बताया है। भूषण
यह अलंकार या गहना। यहाँ पर भूषण का दूसरा भूख के कारण। शिथिल यानी ढीला पड़ना। बीजन यानी पंखा। बीजन यानी जंगल। त्रास यानी कष्ट। नग्न यानी बहुमूल्य रत्न। नग्न वस्त्रहीनता की स्थिति या नंगेपन की स्थिति। झड़ाना यानी ठंड लगना। शिवाजी के हमले से भयभीत होकर मुगलों की बेगमें, जो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थी, भाग कर जंगलों और पर्वतों पर छिप गई है। पहले ये बेगम उत्तम फलों पकवानों का सेवन करती थी, अब वे जंगलों में उपलब्ध कंदमूल का ही सेवन कर पाती है। ये बेगमें पहले दिन में 3-3 बार खाती थी, अब वे केवल 3 बेर के फल खाकर ही गुजारा करती है। पहले इन बेगमों का शरीर गहनों के आधिक्य के कारण शिथिल हो जाता था, किंतु अब उनका शरीर भूख के कारण शिथिल हो गया है। शिवाजी के हमले के पूर्व ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली बेगमों को गर्मी से बचाने के लिए बारदियों यानी पंखे बीजन डुलाती थी। अब वे जंगल बीजन फिर रही है। यानी कि यहाँ पर भूषण ने हमें बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं कि शिवाजी मुगलों के बारे में बताता है कि मुगल की जो बेगमें थी वो क्या कहते, बड़े बड़े घरों महलों आलीशानों में रहती थी, और वो 3 दिन में 3-3 4-4 बार फल खाती थी, अच्छे अच्छे गहने पहनती थी। मगर अब मुगलों की बेगम का हाल क्या हो गया है, बहुत ही ख़राब हो गया। अब वे जंगल भटक रही है। उन्हें खाने के लिए क्या हो रहा है, उन पे लाले पड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमें इस कविता में हमने मुगलों की बेगमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। चौथे कविता में मंदिर। प्रथम मंदिर का भाव यहाँ स्वर्ग जैसे सुख सुविधाओं से संपन्न महल के बारे में बताया गया है, और दूसरा मंदिर बताया गया है वहाँ पर ऊंचे पर्वतों की कंदराएं के यानी कि वर्णन बताया गया है। यहाँ पर मंदिर और मंदिर दोनों का अर्थ अलग अलग बताया है। यहाँ पर यमक अलंकार, यह यमक अलंकार है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तथा आवृत्ति जितनी बार होती है उतने ही उनके अर्थ हो, तो वहाँ क्या होता है, ये अलंकार यमक अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर मंदिर और दूसरे मंदिर का अर्थ अलग अलग बताया गया है, इसलिए यह यमक अलंकार बताया गया है।